नमस्कार। आज हम मांडलगढ़ के जनादेश की परतें खोलेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा खाका जो हमें दिखाता है कि कैसे डेटा और जमीनी हकीकत को समझकर शासन को सीधे लोगों की जिंदगी से जोड़ा जा सकता है। हमारा मकसद यहाँ किसी पार्टी को जिताना या हराना नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम को समझना है जो लोगों की आवाज को एक जनादेश में बदल देता है। तो इसे समझने के लिए हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम मांडलगढ़ की जमीन और वहां के लोगों को समझेंगे। फिर हम वहां के चुनावी इतिहास को देखेंगे कि सत्ता का पल्ला कैसे और क्यों झुकता रहा है। उसके बाद हम आंकड़ों के पीछे छिपे 3 सबसे मजबूत इशारों को डिकोड करेंगे। और आखिर में इन सब जानकारियों से जो जीत की एक व्यवहारिक रणनीति बनती है, उस पर विस्तार से बात करेंगे। किसी भी राजनीतिक इंजीनियरिंग की पहली ईंट जमीन पर ही रखी जाती है। राजनीति, आप जानते हैं, हवा में नहीं होती। ये लोगों के रोजमर्रा के संघर्षों, उनकी उम्मीदों और उनकी जरूरतों के बीच ही शक्ल लेती है। तो चलिए सबसे पहले मांडलगढ़ की मिट्टी की नब्ज को पकड़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, इसे सिर्फ एक केस स्टडी की तरह मत देखिए। ये अपने आप में भारत की राजनीति का एक छोटा सा मॉडल है, जहां राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दे आकर सीधे टकराते हैं। यहाँ जो भी होता है वो हमें देश के बड़े राजनीतिक समीकरणों को समझने की एक गहरी समझ देता है। तो असल में जमीन पर लोगों की चिंताएं हैं क्या? आंकड़े हमें एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाते हैं। पानी की बहुत भारी कमी है, जिसका सीधा असर फसलों पर पड़ता है, और घर की महिलाओं को मीलों पैदल चलना पड़ता है। खेती का संकट है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। कभी मौसम दगा दे जाता है तो कभी बाजार। स्थानीय रोजगार है नहीं, इसलिए युवाओं को मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है। बिजली का कोई भरोसा नहीं, आती जाती रहती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और छोटे मोटे कारोबार दोनों का नुकसान होता है। सरकारी योजनाएं तो हैं, पर उन तक पहुंचने का रास्ता बहुत धीमा है, और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो जरूरत के हिसाब से ना के बराबर हैं। ये सरकारी वादों और लोगों की असलियत के बीच की खाई है। अब जरा यहाँ के सामाजिक ताने बाने पर नजर डालिए। ये सिर्फ प्रतिशत नहीं है, ये अलग अलग समुदाय हैं जिनकी अपनी पहचान है, अपनी उम्मीदें हैं और अपनी अपनी चुनौतियां हैं। किसी भी कामयाब रणनीति के लिए इन सभी समुदायों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। और ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है, ये हर नागरिक के सम्मान और उसकी गरिमा को समझने की बात है। हमारा संविधान भी तो हमें यही सिखाता है कि सार्वजनिक जीवन में संवाद हमेशा जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। ऐसा संवाद जो लोगों को जोड़े, तोड़े नहीं। तो सवाल यह है कि ये जो इतना जटिल सामाजिक ताना बाना है और ये जो जमीनी मुद्दे हैं, ये सब चुनावी नतीजों में कैसे बदलते हैं? चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और मांडलगढ़ के वोटिंग पैटर्न के उतार चढ़ाव को समझते हैं। पिछले 3 दशकों का इतिहास देखिए। मांडलगढ़ एक स्विंग सीट रही है, मतलब यहां सत्ता किसी एक दल की जागीर नहीं है। अगर 1993 में बीजेपी जीती तो 98 में कांग्रेस ने वापसी कर ली। हाँ, 2013 से बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन जीत का अंतर हमेशा घटता बढ़ता रहा है। ये पैटर्न हमें एक बहुत जरूरी बात बताता है। मांडलगढ़ का वोटर बहुत जागा हुआ है। वो पार्टियों को मौका देता है, उनके काम को कसौटी पर कसता है, और अगर प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा तो बदलाव करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। और ये कहावत इस सच्चाई को एकदम सटीक तरीके से बताती है। लोगों का वोट एक इम्तिहान है, कोई खाली चेक नहीं जिस पर आप कुछ भी भर लें। हर 5 साल में मांडलगढ़ की जनता सत्ता में बैठे लोगों का रिपोर्ट कार्ड चेक करती है। क्या पानी की समस्या सुलझी? क्या नौजवानों को काम मिला? क्या अस्पताल बेहतर हुए? इन्हीं सवालों के जवाब तय करते हैं कि वोट किस तरफ जाएगा। अच्छा, अब इतिहास से आगे बढ़ते हैं और चुनावी आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं। अगर हम सारी बाहरी बातों को हटा दें तो हमें 3 बिल्कुल साफ और मजबूत संकेत मिलते हैं जो मांडलगढ़ की राजनीतिक हवा का रुख तय करते हैं। पहला संकेत है लगातार बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत। सोचिए, 1993 में जो आंकड़ा लगभग 69% था, वो 2023 तक बढ़कर 80% के पार चला गया। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि लोग अब खामोश नहीं बैठते, वो लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। ये बढ़ता हुआ आंकड़ा एक ऐसे जागरूक वोटर की कहानी कहता है जो अब जवाबदेही मांग रहा है। दूसरा संकेत छिपा है जनादेश के आकार में। सिर्फ चुनाव जीतना ही काफी नहीं होता, जीत का अंतर बहुत कुछ बताता है। जैसे 2013 में बीजेपी को 50% से ज्यादा वोटों के साथ एक बहुत मजबूत जनादेश मिला, लेकिन ठीक 5 साल बाद 2018 में वो सीट तो जीत गए, पर उनका वोट शेयर घटकर सिर्फ 37% पर आ गया। ये एक कमजोर जनादेश था।
एक तरह की चेतावनी थी कि वोटरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब भी नाराज है या संतुष्ट नहीं है। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम संकेत है, वो है सही रणनीतिक गठबंधनों का महत्व, खासकर जब बात आदिवासी वोटों की हो। कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बैप के बीच हुआ गठबंधन इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे एक खास समुदाय का भरोसा दोबारा जीतने के लिए कभी-कभी साझेदारी बहुत जरूरी हो जाती है। यह साफ दिखाता है कि आप किसी भी समुदाय को हल्के में लेकर नहीं चल सकते। तो इन सारी जानकारियों को, मतलब जमीनी हकीकत, चुनावी इतिहास और डेटा के इन 3 संकेतों को एक साथ मिला के एक जीतने वाले अभियान का ढांचा आखिर कैसे तैयार किया जाता है? स्रोत सामग्री हमें एक बहुत विस्तृत 4 हिस्सों वाली रणनीति के बारे में बताती है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया गया है। यह सिद्धांत शासन के 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। पहला है चुनावी सिद्धांत, यानी एक ऐसा सामाजिक गठबंधन बनाना जिसमें ज्यादा से ज्यादा समुदाय शामिल हों। दूसरा है संगठनात्मक सिद्धांत, यानी एक एक इंसान से जुड़कर भरोसे को फिर से बनाना। तीसरा है नैरेटिव सिद्धांत, यानी राष्ट्रीय नहीं बल्कि लोगों के स्थानीय मुद्दों की कहानी कहना। और चौथा है संसाधन सिद्धांत, यानी हर रणनीतिक ताकत का सही और असरदार तरीके से इस्तेमाल करना। लेकिन यह भरोसा दोबारा बनता कैसे है? ये बड़े बड़े पोस्टरों या भाषणों से नहीं, बल्कि जमीन पर लगातार और अनुशासित तरीके से काम करने से बनता है। हर बूथ पर एक फुल टाइम कार्यकर्ता हो जो वहां के लोगों को नाम से जानता हो। हर हफ्ते गांव में चौपाल लगे जहां नेता और जनता आमने सामने बैठकर बात करें। शिकायत दूर करने के लिए कैंप लगाए जाएं ताकि लोगों की छोटी छोटी रोजमर्रा की समस्याएं तुरंत हल हों। और हां, जब कोई नागरिक अपनी समस्या लेकर आता है तो उसकी निजी जानकारी की सुरक्षा और उसकी सहमति का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है, जैसा कि हमारे डेटा संरक्षण कानून हमें सिखाते हैं। भरोसा इसी सम्मान से पैदा होता है। इस पूरे सिद्धांत को फिर एक 90 दिन के एक्शन प्लान में बदला जाता है। ये एक सीढ़ी की तरह है जिसके हर पायदान का एक साफ लक्ष्य है। पहले 2 हफ्तों में जो सबसे जरूरी स्थानीय शिकायतें हैं उन्हें तुरंत हल करो। अगले 4 हफ्तों में जो प्रमुख समुदाय हैं वहां घर घर जाकर संपर्क करो। फिर अभियान में तेजी लाओ, मिलकर रैलियां करो और स्थानीय गारंटियां जारी करो। और आखिरी दौर में ये पक्का करो कि आपका हर एक समर्थक वोट डालने के लिए घर से जरूर निकले। ये एक मेथोडिकल प्रोसेस है, कोई जादू की छड़ी नहीं। तो इस पूरी पड़ताल से हम सबसे बड़ा सबक क्या सीखते हैं? सबक यह है कि चुनाव असल में जमीन पर ही जीते या हारे जाते हैं। मांडलगढ़ का यह विश्लेषण हमें यह दिखाता है कि एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा शायद किसी के घर का टूटा हुआ हैंडपंप ठीक नहीं कर सकता या किसी किसान को उसकी फसल का सही दाम नहीं दिला सकता। इसलिए डेटा पर आधारित, लोगों पर केंद्रित और स्थानीय समस्याओं को हल करने वाला नजरिया ही शायद सबसे मजबूत रणनीति है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि राष्ट्रीय मुद्दों के इस दौर में क्या अति स्थानीय राजनीतिक इंजीनियरिंग सच में जीत दिला सकती है? इसका जवाब मांडलगढ़ के मतदाता हर 5 साल में देते हैं। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 008040240160 पर कॉल करें। उद्देश्य: राजनीति से परे।